हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। आज 1 से लगाकर और 50 तक की जो धाराएं हैं उनका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। हाँ, आप लोगों को मैंने सारी धाराएं पहले डिटेल से पढ़ा दी है। आज ये रिवीजन की क्लास होगी। रिवीजन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग बहुत सारी धाराएं भूल चुके हैं, आपके दिमाग में है ही नहीं, धाराएं याद नहीं है आप लोगों के। तो अपन 1 से लगाकर 50 तक की सारी धाराएं बिल्कुल डिटेल से जैसे पढ़ाया वैसे ही आप लोगों को तैयार करवाई जाएगी। ये क्लास सुनना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों का खुद का एक असेसमेंट भी हो जाएगा और एक रिवीजन भी हो जाएगा कि हम लोगों ने कितना तैयार किया है। 1 से शुरुआत करेंगे, 50 तक अपन लोग चलने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक जो आप लोगों को आ ही रहा है, उसके बाद धारा 3 से लगाकर 10 तक, 11 से लगाकर 20 तक, 21 से 30 तक, फिर 31 से 40 और फिर 50। तो देखिए, अपन लोगों ने शुरू किया था, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे ताकि आप लोग इसके शॉर्ट नोट्स भी साथ में तैयार करना शुरू कर दो। मतलब एक रफ पेज ले लीजिए, कैसा भी, अगर आपने अच्छे नोट्स बना रखे हैं तो फिर आपको वापस से बनाने की जरूरत है नहीं। आप लोगों ने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो फिर एक रफ पेज ले लीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उसको बिल्कुल सुनिए इत्मीनान से। लिख भी लिया है, रिवीजन भी कर लिया, तो फिर आप क्लास को केवल सुन लीजिए। ये आप पर है कि आप किस प्रकार से इसको मैनेज करेंगे। देखिए, अपन लोगों ने शुरू किया था नगर पालिका एक्ट 2009। ये अपन ने शुरू किया था। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए फिर स्पेस बचेगा नहीं। नगर पालिका एक्ट 2009, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नगर पालिका एक्ट 2009 है। इसमें जो टोटल चैप्टर है उनकी संख्या कितनी है? 17 है। अनुसूचियां कितनी है? 6। और धाराएं कितनी है इसमें? 344। एक क्वेश्चन यहां से आए तो आप लोग डील कर लेंगे। कितने चैप्टर है? 17 चैप्टर है। 17 पर खतरा होता है। अब सिलेबस में 17 नहीं है, पर यह जरूर पूछा जा सकता है कि नगर पालिका एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय हैं, ये तो पूछा जा सकता है। 17। जैसे ही 17 चैप्टर याद हो गए तो आप फिर 6 लगाएंगे, अर्थात 6 क्या है? अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां, ये अध्याय हैं और ये धाराएं हैं। कैसे याद किया था अपन लोगों ने? ऐसे याद किया था, 17 पर खतरा होता है, आपको सारे के सारे 17 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद में इसमें शेड्यूल्स कितनी है, तो चैप्टर याद करने के बाद आप लोग छक्के लगाएंगे। तो 6 इसमें अनुसूचियां हैं और धारा तो 3-4 ही पढ़नी है। 3-4-4 मतलब 3-4-4 344 धाराएं हैं जो इस चैप्टर में है, नगर पालिका एक्ट। फिर अपन ने बात की थी कि सारा नहीं पढ़ना, 9 चैप्टर पढ़ने, जो आप लोगों को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था। इसके बाद अपन शुरुआत करते हैं धारा 1 से लगाकर और 50 तक सारी। ये आप लोगों को बेसिक आ रहा होगा, अध्याय, अनुसूचियां, धाराएं। देखिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आ रहा तो भी सुन लीजिए। एग्जाम में एक लंबा समय पड़ा तो आप ये सुनी हुई बातें आपके एग्जाम में कान में गूंजेगी कि हाँ, ये कुछ बताया था हमें। आराम से इत्मीनान से सुन लीजिए इसको। अब अपन 1 से लगाकर और सारी धाराएं करते हैं। तो देखिए, पहली जो धारा है, एक सेकेंड, देखिए, नगर पालिका एक 2009, इसमें 17 धाराएं, 6 अनुसूचियां और 344 धाराएं हैं। अब धारा 1 से शुरुआत करते हैं, धारा 1 से। धारा 1, धारा 1, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि धारा 1 का संबंध किससे है, क्या हो सकता है 1 में। तो धारा 1 में अपन ने 3 बातें डिस्कस करी थी कि धारा 1 3 बातें बताती है। पहले धारा यह बताती है कि इस एक्ट का नाम क्या है, दूसरा बताती है कि ये एक्ट कहां कहां पर लागू है, और तीसरा ये धारा बताती है कि ये एक्ट कब से लागू किया जाएगा। क्लियर हो गया? आपसे कोई पूछे परीक्षा में कि धारा 1 का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर 1 का संबंध 3 बातों से है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, संक्षिप्त नाम। जो इसी का दूसरा भाग है, इसमें लिखा हुआ इसका प्रसार कहां कहां पर होगा, और तीसरा कि लागू कब से होगा, लागू। ये 3 बातें हैं।
तो धारा 1 में कितनी बातें हैं? 3 बातें, संक्षिप्त नाम, प्रसार, और ये लागू कहां कहां पर होगा। संक्षिप्त नाम का तो आपको खास याद नहीं रखना है, इसमें यही लिखा गया है नगरपालिका अधिनियम 2009। तो संक्षिप्त नाम क्या है? एनपी का मतलब नगरपालिका, नगरपालिका एक्ट 2009। ठीक है। फिर एक चीज आप और ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि जब भी कानून बनता है, कोई एक्ट बनता है, तो राज्य में तो राज्य की विधानमंडल बनाती है और केंद्र में वो कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो ये किसने बनाया, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे तो याद करना है, ये है राजस्थान विधानसभा ने बनाया है, राजस्थान विधानसभा, विधानसभा। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है, राजस्थान विधानसभा ने बनाया। जो अपनी जो बुक आ रही है ऑब्जेक्टिव, इसमें मैंने सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हैं डिटेल से, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला, शायद पहला दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। संक्षिप्त नाम नगरपालिका एक्ट 2009, और इसमें राजस्थान विधानसभा ने इसको पारित किया। प्रसार कहां कहां पर होगा इसका, तो आपको एक चीज याद रखनी है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, पूरे राजस्थान में प्रसार होगा। किसका? नगरपालिका एक्ट 2009 का, अर्थात पूरे राजस्थान में फैलेगा ये। पर छावनी क्षेत्रों को छोड़कर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नगरपालिका एक्ट 2009 लागू नहीं है, तो आप कहना छावनी क्षेत्रों को छोड़कर इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान में है। आप ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, प्रसार संपूर्ण राजस्थान, छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। एक आध बच्चे ने कमेंट किया सर ये छावनी क्षेत्रों के बारे में बता दीजिए। मोटा सा ऐसा आइडिया ले लीजिए कि ऐसा कोई भी एरिया जहां पर आर्मी का कैंप है, मान लेते हैं आर्मी जहां पे रहती है, जैसे गंगानगर का कुछ एरिया हो सकता है, किशनगढ़ का कुछ एरिया जहां पे आर्मी रहती है, आर्मी का जो एरिया होता है उसको छावनी क्षेत्र बोला जाता है। चूंकि वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आता है, इसलिए वहां पर आर्मी के रूल लागू होंगे, ऐसा याद रखेंगे, वहां पर नगरपालिका के रूल लागू नहीं होंगे। तो छावनी क्षेत्रों को छोड़कर इसका प्रसार कहां पर है? संपूर्ण राजस्थान में है, संपूर्ण राजस्थान। अगला क्वेश्चन अगर बनाए तो आप लोग कर लेंगे मैनेज। पूछेगा कि नगरपालिका एक्ट 2009 का विस्तार कहां पर है, आप कहेंगे संपूर्ण राजस्थान में। कौन से क्षेत्र को छोड़कर? छावनी क्षेत्रों को छोड़कर। अब लागू, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें आपको कोई डेट देके कंफ्यूज किया जा सकता है, पर इस अधिनियम में लिखा कि लागू कब से होगा? जब राजस्थान सरकार राजपत्र में प्रकाशित करे। राजस्थान सरकार राजपत्र में प्रकाशित करे। इसका मतलब यह है कि ये जो एक्ट है ये लागू तब होगा जब राजस्थान सरकार अपने राजपत्र में प्रकाशित करे। ये ऑप्शन दे तो आप याद रखना। 3 बातें धारा 1 में अपन ने कर ली। इससे पहले अपन ने देख लिया कि इस नगरपालिका एक्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें टोटल धाराओं की संख्या 17 है, 6 अनुसूचियां हैं, इसमें अध्यायों की संख्या 17 है, माफी चाहूंगा, अनुसूचियां 6 हैं और धाराओं की संख्या 3 4 4 है। हो गया फिनिश धारा नंबर 1। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें? पहला क्वेश्चन ये बना सकता है कितने अध्याय, कितनी धाराएं और कितने चैप्टर सेक्शन इसमें दिए गए हैं, टिक कर लेना। दूसरा आ सकता है धारा 1 का संबंध किससे है? आप कहना धारा 1 का संबंध संक्षिप्त नाम से है, प्रसार से है और लागू होने की तिथि से है। संक्षिप्त नाम क्या है? तो नगरपालिका एक्ट 2009 इसका संक्षिप्त नाम है। किसने बनाया? राजस्थान की विधानसभा ने बनाया। अगला क्वेश्चन आ सकता है नगरपालिका एक्ट 2009 का प्रसार कहां कहां पर होगा? पहला ऑप्शन आएगा संपूर्ण राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन आएगा शहरी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में, तीसरा आएगा पंचायती राज क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में, और चौथा ऑप्शन आएगा छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में। तो आपको याद रखना है छावनी क्षेत्रों को छोड़कर यह अधिनियम पूरे राजस्थान में लागू है। लागू कब से होगा? तो यहाँ पे कोई डेट नहीं ध्यान रखना है, आपको ये याद रखना है कि इस अधिनियम के अनुसार जब राजस्थान सरकार अपने राजपत्र का मतलब गजेट होता है, इसको आप ऐसे समझें, सरकार अपनी जो सारी सूचनाएं वो एक लेटर में प्रकाशित करते हैं, उसी का नाम राजपत्र है, गजेट नोटिफिकेशन। तो राजस्थान सरकार जब गजेट नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करे तो उस समय से ये लागू हो जाएगा। क्लियर हो गया?
चलिए, तो ये नगर पालिका एक्ट 2009 का धारा 1 अपन ने पूरी कर ली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से बनेंगे वो अपने दिमाग में आ गए। अब बात करते हैं धारा नंबर 2 की। धारा नंबर 2, धारा 2, अपन टोटल की टोटल 50 धाराएं इसी प्रकार आपको याद करवा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं इसी क्लास में पूरा करेंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जहां थोड़ा सा बोर हो जाए आप लोग उसको पॉज कर लीजिए, वापस देख लीजिए। ये आपके लिए पेनेस या रामबाण होगी ये क्लास, अगर आपने इसको ठीक से सुना है तो आप लोग जहां भी ऐसे लगे कि आप समझ में नहीं आ रहा उस टाइम पॉज कर लीजिए और वापस देख लीजिए। धारा 2, धारा 2 में लिखा गया है परिभाषाएं, डेफिनेशंस, परिभाषाएं, परिभाषाएं। परिभाषाएं डेफिनेशंस का मतलब होता है इसमें बहुत प्रकार की परिभाषा दी गई है। जैसे नाली से क्या अभिप्राय है, पुलिया किसे कहते हैं, नगर पालिका अधिकारी से क्या आशय है, नगर पालिका किसे कहते हैं, वित्त आयोग क्या है, निर्वाचन आयोग क्या। पर आपके लिए इंटरेस्टिंग एक बात यह है, इसको आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, अर्थात अपन को अध्याय 2 सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसका मतलब जो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है वो अपन को अब नहीं करनी है। फिर भी एग्जामिनर है, क्या पता प्रीवियस ईयर के पेपर में कई परिभाषा पूछी, ये करेंगे अपन प्रीवियस ईयर का पेपर भी, 2-4 परिभाषाएं, 2-3 परिभाषाएं पूछी गई तो हो सकता है। क्योंकि जब भी आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, एग्जामिनर जो भी होते हैं वो प्रीवियस ईयर का पेपर देख के और सिलेबस देख के पेपर बनाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ एक आध परिभाषा पूछ ले, वो यहां नहीं करेंगे। जब अपना कंप्लीट अध्याय हो जाएंगे उसके बाद परिभाषा करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि भ्रष्ट आचरण से क्या आशय है, तो मैंने क्लास में आपको पढ़ा दिया, आपके दिमाग में आ गया, तो यहाँ पे परिभाषा नहीं पढ़ने वाले हैं। इसके 2 कारण है, पहला तो आपके सिलेबस में नहीं है परिभाषा वाला अध्याय 2, अध्याय नंबर 1, और दूसरी बात है कि ये सबसे अंत में करेंगे, सबसे अंत में। बात समझ में आ गया, ताकि पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आपके एक अच्छी समझ बन जाए। अभी परिभाषा रटवाने की बजाय अपन समझने पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो धारा 2 का संबंध किससे है, परिभाषाओं से। तो वैसे भी जब भी कोई एक्ट पारित किया जाता है तो पहला जो उसका पहली जो धारा होती है, किसी भी एक्ट की बात करें उसमें पहले एक्ट में उसका नाम, उसका शॉर्ट टाइटल क्या है, उसका कमिटमेंट क्या है, उसका एक्सटेंशन कितना होगा ये बताया जाता है, और उसकी जो धारा नंबर 2 है उसमें परिभाषाएं बताई जाती है, ठीक है, डेफिनेशंस बताई जाती हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी कुछ टर्मिनोलॉजी आप बता पाएं तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अब एक धर्म संकट ये होता है कि अगर इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम वाले थोड़े से बोर हो जाएंगे। अपन ऐसा करते हैं, ऐसी ही एक बड़ी क्लास वो प्योरली इंग्लिश में ही होगी, उसमें टर्मिनोलॉजी नहीं, मैं उसको कंप्लीट इंग्लिश में आपको क्लास एक मैनेज करवा दूंगा ताकि आप लोगों के ये अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं आए। फिर भी आप लोग लिखना चाहें तो वी जस्ट स्टार्टेड नगर पालिका एक्ट 2009, और इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज चैप्टर, सेकंड वन इसमें कितने शेड्यूल्स हैं, एंड थर्ड वन इज इसमें कितने सेक्शंस हैं। तो आपको पता है कि चैप्टर आर 17, शेड्यूल्स आर 6 एंड सेक्शंस आर 3, 4, 4। The very first section of this particular article is describe about the commitment, show title and the extension of Nagarpalika Act, ठीक है। and second basically tells about the definitions, और definitions का आप लोगों को पता है कि ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, और दूसरी बात जो चैप्टर खत्म हो जाएगा सबसे अंत में पढ़ेंगे। ऐसी एक क्लास अपन ले लेंगे सबसे अंत में, या ये एक बार कंप्लीट करने के बाद अपन एक घंटे की 2 घंटे की क्लास बनाएंगे, इसमें इंग्लिश में आप लोगों को भी मैं करवा दूंगा। तो ओके, डोंट गेट बोदर्ड, अभी जितना अंडरस्टैंडिंग कर पाते उतना कर लीजिए, और उसके बाद अपन उसको इंग्लिश में भी कर लेंगे। ये हो गया सर अपनी धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2। अब अपन अगला अध्याय नंबर 1 जो था वो अपने पूरा कर लिया इतनी देर में। अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 1 में 2 धाराएं हैं, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2, ये अध्याय 1 में है। तो अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं, 1 और 2। अब शुरू करेंगे अध्याय नंबर 2, तो हेडिंग क्या लगा लेंगे, अध्याय 2, अध्याय नंबर 2।
और अध्याय नंबर 2 सबसे बड़ा है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 से 50 तक की धाराएं अपन को कवर करनी है। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? अध्याय नंबर 2 3 से 50 तक। क्लियर? तो हेडिंग क्या लगानी है? अध्याय 2 3 से 50। और ये जो पर्टिकुलर अध्याय है ये किसके बारे में बताते हैं? नगर पालिकाओं का गठन और नगर पालिकाओं का शासन किस प्रकार से होगा। और इसमें धारा नंबर 3 है। वैसे तो देखो धारा नंबर 3 खूब अपने डिटेल से बात करी है, पर चूंकि अपन को अभी इसको अच्छे से और तैयार करना दोबारा से रिविजन में, तो धारा नंबर 3 अब आप लोग साथ में बताएं धारा नंबर 3 का संबंध किससे है, बताएं जरा। क्योंकि क्लास का पर्पज तो आप लोगों के भी दिमाग में कुछ आना ही चाहिए। कितना है नगर पालिकाओं का परिसीमन इस धारा में बताया गया कि नगर पालिकाओं का परिसीमन डिलिमिटेशन किस प्रकार से होगा। तो धारा नंबर 3 का संबंध किससे है? नगर पालिकाओं का परिसीमन, नगर पालिकाओं का परिसीमन। और यहाँ पे परिसीमन का मतलब आपको लोगों को पता ही है। परिसीमन का मतलब होता है सीमा में परिवर्तन करना, ऐसा मान लो। नगर पालिका परिसीमन ये एग्जैक्टली पूरा मीनिंग नहीं है, बस याद करना है। नगर पालिका का परिसीमन का मतलब होता है कि नगर पालिकाओं की सीमाओं में कुछ बदलाव कर देना, कुछ चेंज कर देना। तो परिसीमन का मतलब क्या होता है? जैसे या तो कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल नहीं है उसको नगर पालिका में शामिल कर देना, या कोई क्षेत्र नगर पालिका में शामिल है उसको बाहर निकाल देना, या दो छोटी छोटी नगर पालिकाओं को जोड़कर एक नगर पालिका बना देना, या एक बड़ी नगर पालिका को तोड़कर दो नगर पालिका बना देना। ये सारा सब कुछ किस में आएगा? नगर पालिकाओं का परिसीमन में आएगा। क्लियर हो गया? ये डिटेल से अपन ने बात करी है इस पर। तो धारा 3 का संबंध किससे? नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन किया किसके द्वारा जाएगा? क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है परिसीमन करने का काम राज्य सरकार का है। किसका है परिसीमन का काम? कौन करेगा परिसीमन? राज्य सरकार। और जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बस इतना ध्यान रखिए कि नई नगर पालिकाओं का जो गठन है या वर्तमान में जो नगर पालिका है उनमें अगर परिवर्तन करना है तो धारा 3 से होगा। आप समझ में आ गई? जैसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल 3, वो बताता है कि जो भी कोई राज्य है, स्टेट है, उसमें बदलाव किस प्रकार से किया जाएगा। अर्थात एक पहले से कोई राज्य है उसकी सीमाओं में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, उसकी बाउंड्रीज में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा, वो बताता आर्टिकल नंबर 3 संविधान का। यहाँ पे धारा नंबर 3 बताती है कि नगर पालिकाओं में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है? कौन करेगा? तो आपको ध्यान रखना राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। दूसरी बात, कैसे करेगी राज्य सरकार? तो आपको पता है कि राजपत्र में वही जो गजेट नोटिफिकेशन होता है, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर देगी कि हम इस नगर पालिका को अब इस फला नगर पालिका में मिलाना चाहते हैं, या एक नगर पालिका को इस नगर पालिका के सीमा क्षेत्र से बाहर निकालना चाहते हैं, या दो नगर पालिकाओं को मिलाकर हम एक नगर पालिका बनाना चाहते हैं, या एक बड़ी नगर पालिका को दो भागों में बांटकर हम दो नगर पालिका बनाना चाहते हैं। इतना याद रखना। कौन करेगा? राज्य सरकार। किसके माध्यम से? राजपत्र में अपनी अधिसूचना के माध्यम से ये काम किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, इसमें अगली बात ये बताई गई है कि मान लेते हैं कि कोई एक क्षेत्र था और इसको नगर पालिका में शामिल किया जाता है, और इस क्षेत्र में पहले से सदस्य थे नहीं, क्योंकि तो क्षेत्र था, तो इसको अगर नगर पालिका में शामिल किया जाए तो यहां से क्वेश्चन बनेगा इनके सदस्यों का चुनाव कितने दिनों में कराना होगा। तो याद रखना 6 माह में चुनाव कराना पड़ेगा। यह आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। अर्थात अगर किसी क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाया जाता है तो इन सदस्यों का चुनाव कितने दिनों में कराना पड़ेगा? 6 माह में करवाना पड़ेगा। वहां पे बात लिखी गई है नियत तिथि, नियत तिथि से। आप एक्ट में देखेंगे, ओरिजिनल एक्ट में, तो वहां पे लिखा है नियत तिथि से 6 माह में। उस नियत तिथि का मतलब ये होता है कि जिस दिन
नगर पालिका के इस प्रकार के बदलाव की घोषणा राजपत्र में प्रकाशित हुई है उस तिथि से। बात समझ में आ गया? अर्थात जो भी कोई नगर पालिका में परिवर्तन किया है उस दिनांक को नियत तिथि बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी नगर पालिका का गठन हुआ है तो नए सदस्यों का चुनाव, जो सदस्य आएंगे उनका चुनाव कितने दिनों में करवाना पड़ेगा? 6 माह में करवाना पड़ेगा, इतना याद रखेंगे। पर दूसरी इंटरेस्टिंग बात, मान लेते हैं कोई नगर पालिका है और इस नगर पालिका में से कोई क्षेत्र है उसको हटा दिया, बाहर निकाल दिया। अब इन सदस्यों को हटाना पड़ेगा आपको। इनको हटाया कितने दिन में जाएगा ये इस एक्ट में नहीं लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नए सदस्यों का चुनाव तो 6 माह में होगा, पर सदस्यों को हटाया कितने दिन में जाएगा? आप कहना कोई तिथि नहीं है, कोई दिनांक नहीं लिखी गई है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये बात हुई बहुत बेसिक सी। अगली बात है कि अगर मान लेते हैं कि सीमा में परिवर्तन करना हो, अगर सीमा बदलाव करना हो, तो सीमा बदलाव के लिए ऑथराइज किसे किया गया है? कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को इसके लिए ऑथराइज किया गया है। ठीक है, 3-4 बातें आपको इसमें याद रखनी है। वैसे तो डिटेल से ये अपन ने कर ली है पिछली क्लास में, पर रिवीजन के लिए सबसे पहले नगर पालिकाओं का परिसीमन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपको याद रखना कि परिसीमन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार किसके माध्यम से करेगी? राजपत्र में सूचना के माध्यम से। क्या क्या कर सकते हैं? नगर पालिका घोषित कर सकते हैं किसी क्षेत्र को, या क्षेत्र सम्मिलित किया जा सकता है, या किसी क्षेत्र को अपवर्जित किया जा सकता है, या सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर? अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्षेत्र को सम्मिलित किया है तो जो सदस्य हैं उनका चुनाव कितने दिन में कराना पड़ेगा? 6 माह में कराना पड़ेगा। और अपवर्जित का मतलब था किसी क्षेत्र को बाहर निकालना। अगर कोई क्षेत्र अपवर्जित किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो अपवर्जित क्षेत्र है उसके सदस्यों को अब हटाना पड़ेगा। पर ये हटाना है, ये कोई सीमा में मेंशन नहीं है कि इतनी अवधि में हटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? 2-3 बातें और ध्यान रख लेते हैं इसी पे। ये इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं कि एक छोटी नगर पालिका है, ये इसको समझना, ये एक छोटी नगर पालिका है और इसको शामिल किया है किसी बड़ी नगर पालिका में। इसको शामिल किया है किसी बड़ी नगर पालिका में, बहुत ध्यान से समझना, इसी में है ये। एक छोटी नगर पालिका है कोई, उसको किस में शामिल किया? किसी बड़ी नगर पालिका में। अब याद रखिए, ये जो छोटी नगर पालिका थी इसमें इसके सदस्य भी थे, इसमें इसके उपाध्यक्ष भी थे और इसमें इसके अध्यक्ष भी थे। छोटी नगर पालिका के सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष तीनों थे। ये इस बड़ी नगर पालिका में जब शामिल हो जाएगी तो इसके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जो है, यहाँ पे सदस्य ही बनेंगे सदस्य। क्यों? क्योंकि इस नगर पालिका का तो ऑलरेडी कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, तो फिर 2 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष थोड़ी होंगे। तो याद रखिए, अगर किसी छोटी नगर पालिका को, छोटी तो वहां पे नहीं लिखा गया, केवल आपको समझाने के लिए, अगर किसी ए नगर पालिका को बी नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो इस नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं वो इस नगर पालिका में सदस्य ही कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अगली बात, मान लेते हैं कि इस नगर पालिका के चुनाव तो पहले हो गए थे, इसके बाद में हुए हैं और इन दोनों को शामिल कर दिया, मिला दिया, इसका जो कार्यकाल है वो इसके कार्यकाल के साथ ही चलेगा। बात समझ में आ गई? अर्थात अगर किसी नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो इसका जो कार्यकाल है, वो इसके साथ चलेगा, अर्थात बड़ी वाली के साथ में चलेगा। इसके बाद में और बातें बताई थी। मान लेते हैं एक फंड को लेकर बात है, अभी इतना ज्यादा तनाव नहीं लेना है। एक फंड को लेकर बात है कि मान लेते हैं कि एक नगर पालिका थी, नगर पालिका, और उसको नगर पालिका ने कार्य करना बंद कर दिया। अर्थात कोई एक नगर पालिका थी और राज्य सरकार ने इसको कार्य करना बंद करवा दिया कि अब ये नगर पालिका नहीं रहेगी, तो इसके पास जो भी इसके फंड, राजस्व थे, इसके जो दायित्व थे, उस सरकार के पास चले जाएंगे। दूसरी बात, मान लेते हैं कि कोई एक नगर पालिका है और वो किसी स्थानीय नगर पालिका खत्म कर दी और
उसको किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किया है तो इसके जो फंड, जो राजस्व और जो जिम्मेदारियां थी वो स्थानीय प्राधिकारी पास चले जाएंगे। और कोई छोटी नगर पालिका, उसको बड़ी नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए तो इसके फंड और राजस्व बड़ी नगर पालिका के पास चले जाएंगे। तनाव लेने की जरूरत है ही नहीं, ये परीक्षा के लिए कोई काम का नहीं है। एक लाइन में याद करना चाहे तो कर सकते हैं कि अब तीसरी बार और पढ़ाऊंगा तो और इसमें डिटेल निकल कर आएगी, इतना नहीं तनाव लेना, क्योंकि सेम रिदम में सेम बात नहीं पढ़ाई जा सकती। क्यों? क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ नई चीज याद आती रहेगी, तो अब इतना आपको तनाव लेने की जरूरत है नहीं। वापस बताता हूं, मान लेते हैं कि कोई एक छोटी कोचिंग है, एक बहुत छोटी सी कोचिंग है और वो किसी बड़ी कोचिंग के अंडर में कर दी गई। ध्यान रखना, एक छोटी कोचिंग चल रही थी, वो किसी बड़ी कोचिंग के पास चली गई, तो इस छोटी कोचिंग के जो भी दायित्व थे, मान लो उसके चाय वाले को पैसे देने थे, अब वो बड़ी वाली दे देगी, याद रखना। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी, मान लेते कि एक छोटी कोचिंग है, उसको सरकार ने ले लिया अपने अंडर में, तो इसके चाय के पैसे कौन देगा? अब जो चाय के पैसे बकाए थे वो सरकार दे देगी। मान लेते एक छोटी कोचिंग थी, उसको जिला कलेक्टर साहब ने ले लिया अपने अंडर में, तो अब वो चाय के पैसे कौन दे देंगे? जिला कलेक्टर साहब दे देंगे। इतना याद रखना है। अर्थात एक छोटी नगर पालिका अगर किसी बड़ी नगर पालिका के पास जाती है तो बड़ी नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी, छोटी नगर पालिका सरकार के पास जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, और छोटी नगर पालिका किसी स्थानीय पदाधिकारी के पास जाती है तो उसकी जिम्मेदारी होगी। क्लियर? चलिए अगली बात याद रखनी है, गांव को लेकर। अगर गांव है कोई, इसको भी समझ लो, एक गांव है और गांव को नगर पालिका बनाना है, तो पहली बात तो कि वहां पे गांव की ग्राम पंचायत काम करना बंद कर देगी। और दूसरा, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, मान लेते हैं गांव है और ये एक उसके पास में नगर पालिका है। अच्छे से समझना, मुझे पता है कुछ लोगों की मस्तिष्क सीमाओं का उल्लंघन हो जाएगा, उल्लंघन करना नहीं है, आराम से सोचना है। गांव है, उस गांव को नगर पालिका घोषित करना है। ये पीछे वाली सारी क्लासों में पढ़ाया हुआ है, इसलिए केवल ये रिवीजन करवा रहा हूं। गांव को नगर पालिका घोषित करना है तो पहला क्या हो जाएगा, वहां पे ग्राम पंचायत काम करना बंद कर देगी, क्योंकि अब वो गांव नगर पालिका में बदल जाएगा। दूसरी बात, दो स्थिति हो सकती है, या तो इस गांव को यहां नगर पालिका में मिलाएं या इस गांव को खुद को ही नगर पालिका घोषित कर दे। दो बातें हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या हो सकती है कि गांव को नगर पालिका में मिलाया जाए, दूसरी स्थिति हो सकती है गांव को ही नगर पालिका घोषित कर दिया जाए। तो ध्यान रहे, अगर गांव को नगर पालिका में मिलाया जाता है तो इसके सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच है वो इस नई वाली जो नगर पालिका में मिलाया गया वहां पे अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। और दूसरी बात, अगर गांव को ही नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है तो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच ये क्रमशः क्या कहलाने लग जाएंगे? ये सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बन जाएंगे। ये पिछली क्लास में क्लियर किया था, बात समझ में आ गई? ये हो गया अपने धारा 3। तो धारा 3 में कितनी बातें याद रखनी है? अब वन शॉट में अपन रिवीजन करते हैं वापस से। धारा 3 में आपको कितनी बातें याद रखनी है? 2-3 बातें। पहली बात तो देखा जाए तो 3 बातें अपन को 3 में याद रखनी है। पहली बात, राज्य सरकार अपनी अधिसूचना प्रकाशित करके किसी क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है, या किसी क्षेत्र को नगर पालिका से निकाल सकती है, या 2 नगर पालिकाओं को मिलाकर एक नगर पालिका बना सकती है, या एक नगर पालिका को 2 भागों में बांट सकती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर फंड का मामला है, बात फंड और दायित्व की है, तो छोटी नगर पालिका बड़ी नगर पालिका के पास जाएगी तो बड़ी नगर पालिका की जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर छोटी नगर पालिका को राज्य सरकार अपने अंडर में ले लेती है तो फंड दायित्व राज्य सरकार के पास ले जाएंगे। और अगर एक नगर पालिका को विभाजन 2 भागों में कर दिया जाता है, अर्थात एक नगर पालिका को स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कर दिया जाता है, तो स्थानीय प्राधिकारी उसकी जिम्मेदारी ले लेंगे। इसके बाद गांव की बात है। अगर किसी गांव को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जाता है तो पहली बात, वहां पे ग्राम पंचायत काम करना बंद कर देगी। दूसरी बात, अगर गांव को मिलाया जाता है किसी में तो गांव के सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड पंच है वहां पे अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। और दूसरी बात, अगर गांव को ही नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है तो गांव के वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच ये क्रमशः क्या बन जाएंगे? सरपंच अध्यक्ष बन जाएंगे।
उप सरपंच उपाध्यक्ष बन जाएंगे और वार्ड पंच सदस्य बन जाएंगे। ये होगी धारा 3। धारा 3 ने आपको खूब पकाया है, पर धारा 4 अब नहीं पकाएगी। धारा 4 में लिखा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है 4 में, धारा 4 यहाँ पे लिखा गया कि कुछ उपबंधों से छूट, मतलब नगर पालिका का जो एक्ट है इसके मान लेते हैं कोई भी उपबंध है, कोई भी प्रावधान है, प्रावधान, और राज्य सरकार को लगता है कि नहीं ये प्रावधान इस नगर पालिका पर लागू करना ठीक नहीं है, समझ में आ गया ना, तो चाहे तो राज्य सरकार कुछ नियमों में छूट दे सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना याद रखें। धारा 4 में ये लिखा गया है राज्य सरकार किसी भी उपबंध को, विशेष उपबंध को किसी नगर पालिका पर लागू करने से छूट दे सकती है। ठीक, ये होगी धारा 4, कोई खास नहीं है। क्वेश्चन इतना आ सकता है, एक आपसे पूछा जा सकता है धारा 4 में कि नगर पालिका एक्ट के किसी विशेष उपबंध को या उपबंधों को किसी नगर पालिका पर लागू करने से छूट, छूट कौन सी धारा है आप कहना, धारा नंबर 4। तो धारा ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते धारा 4 का संबंध इतना ही है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं धारा 5 की, इंपॉर्टेंट है। धारा 5 लिखिए आप लोग, धारा 5, धारा 5 नगर पालिका की स्थापना व निगमन, इसका मतलब है कि नगर पालिका की किस प्रकार से स्थापना की जा सकती है। तो आपको पता है, मैंने क्लास में बताया था आपको कि एक गांव है, फिर गांव के बाद में शहर आ जाएगा, कस्बा, कस्बे के बाद में थोड़ा बड़ा शहर आ जाएगा, उसके बाद में बहुत बड़ा शहर आ जाएगा, ऐसे ही है बस। तो गांव में तो ग्राम पंचायतें होंगी, पास में आ गई। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो गांव के पास में है, ये ना तो पूरा शहर बना है ना पूरा गांव रहा, मतलब कस्बा टाइप बन गया, कस्बा। तो याद रखना ऐसे जो संक्रमणशील क्षेत्र है, यहाँ पे शहर है यहाँ पे गांव है, इनके जो बीच का जो एरिया है इसमें नगर पालिका बनाई जाएगी। छोटे जो शहर है यहाँ पे नगर परिषद बनाई जाएगी, नगर परिषद। और जो बड़े जो शहर है उसमें नगर निगम बनाया जाएगा, नगर निगम। बात समझ में आ गई क्या। ये किस में लिखा गया है, धारा 5 में। देखिए मेरी भी सीमा है कि पिछली क्लास में खूब विस्तार से बातें बताई गई, ये केवल रिवीजन क्लास है इसलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। नगर पालिका की स्थापना और निगम, तो नगर पालिका कैसे क्षेत्रों में बनाई जाएगी, संक्रमणशील क्षेत्रों में, छोटे शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद, बड़े में नगर निगम की स्थापना की जाएगी। इसमें दो बातें और हैं, इसमें दो नोट आपको और लगवाए थे। पहला तो यह है कि अगर राज्यपाल चाहे तो, अगर राज्यपाल चाहे तो, गवर्नर चाहे तो किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। कौन सा क्षेत्र, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। जैसे भिवाड़ी वगैरह के क्षेत्र है जहां पर हो सकता है कि बहुत ज्यादा उद्योग लग गए, तो क्वेश्चन आएगा किसी भी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कौन घोषित करता है, तो आप कहना राज्यपाल घोषित करता है। फिर अगला किस धारा के तहत करता है, तो धारा 5 के तहत करता है। अगली बात, आपने जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण का नाम सुना होगा। तो ये जो विकास प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, इन विकास प्राधिकरणों का गठन कौन करता है, राज्य सरकार। तो दो बातें हैं, पहली बात तो औद्योगिक क्षेत्र कौन घोषित करेगा, राज्यपाल। अगली बात, विकास प्राधिकरण का गठन कौन करेगा, राज्य सरकार। किस धारा के तहत, धारा 5 के। क्वेश्चन है बड़े शहरों में किसकी स्थापना की जाएगी, नगर निगम की। इसके बाद में छोटे शहरी निकायों में नगर परिषद की, और इसके बाद में नगर पालिका की। जैसे 20,000 से लेकर 1 लाख की जनसंख्या तक नगर पालिका बनेगी, 1 लाख से 4 लाख तक नगर परिषद बनेगी, और 4 लाख से ज्यादा जनसंख्या में नगर निगम बनेगा। बात समझ में आ गई। ये धारा
5 हो गई। इसके बाद में है धारा 6। धारा 6 में नगरपालिका की संरचना, स्ट्रक्चर किस प्रकार से है नगरपालिका की संरचना। इसमें केवल 2 क्वेश्चन ध्यान रखना, औद्योगिक क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा, और विकास प्राधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं धारा 6 की। धारा 6 धारा 6 इसमें है नगरपालिका की संरचना, नगरपालिका की संरचना अर्थात नगरपालिका का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, नगरपालिका की संरचना किस प्रकार से होगी। यहाँ पे आपको याद रखना सबसे पहले कि नगरपालिका में वार्ड होंगे, तो सबसे पहले क्या होंगे, वार्ड। और इसमें मैंने बताया आपको वार्डों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी, तो न्यूनतम 13 वार्ड होंगे, याद रखना, ज्यादा हो सकते हैं जनसंख्या के आधार। इसके बाद में नगरपालिका में सदस्यों के बारे में पढ़ने बात करी। नगरपालिका में सदस्य होते हैं, सदस्य कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। एक निर्वाचित सदस्य होंगे, एक निर्वाचित, दूसरा पदेन सदस्य, और तीसरा मनोनीत सदस्य, मनोनीत। बस 6 में 2 ही बातें हैं। सब एक आरक्षण की बात हो रहा है, वो भी करेंगे अपन, वो बाद में। नगरपालिका की स्ट्रक्चर संरचना, तो आपको ध्यान रखना कि नगरपालिका में वार्ड कितने होंगे, 13। नगरपालिका में सदस्य किस प्रकार से होंगे, तो आपको याद रखना निर्वाचित सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे और मनोनीत सदस्य होंगे, यहां तक बताया था। और अगली बात एक आरक्षण की और, वो भी कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। नगरपालिका की संरचना, वार्ड कितने, 13, सदस्य 3 प्रकार के, निर्वाचित सदस्य आपको पता है कि चुने जाएंगे। जो पदेन सदस्य हैं ये एमएलए और एमपी होंगे, एमएलए एमपी। जैसे आपकी कोई रिंगस की या चोमू की कोई भी एक नगरपालिका परिषद है, उसका वहां से जो एमएलए जो एमपी है उस क्षेत्र के, वो इसके पदेन सदस्य होंगे। और इसके बाद में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्यों का भी मनोनयन किया जाता है, जिनकी संख्या नगरपालिका में 4 होगी, नगर परिषद में 5 और नगर निगम में 6, या निर्वाचित का 10%, पर आपको 4 की संख्या याद रखनी है। बात समझ में आ गई। तो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 4, निर्वाचित और पदेन। ये पिछली क्लास में शायद मैंने आपको 3 बता दिया था, अपडेट है 4 का, क्योंकि कुछ नगरपालिका 2009 में कुछ नए अपडेट है। मैंने सोचा कि इस समय आपको नहीं पढ़ाएंगे, अपडेट सबसे लास्ट में करवाएंगे ताकि खिचड़ी नहीं हो जाए, पर फिर भी कुछ बच्चों ने नीचे लिखा, मैंने सोचा 4 बता देते हैं। चलिए, अगर आप अभी 3 रखेंगे तो लास्ट में जो अपडेट करेंगे, सारा का सारा जो एक्ट को अपडेट किया है वो अपडेशन लास्ट में लिखा देंगे, क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। तो ये निर्वाचित हो गए, पदेन हो गए और मनोनीत सदस्य हो गए। क्लियर हो गया, ठीक। एमएलए जो एमपी होते हैं यहाँ पे मनोनीत होते हैं और निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो पदेन सदस्य हैं ये एमएलए एमपी है, याद रखिए। मनोनीत सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, जबकि एमएलए साहब को वोट डालने का अधिकार है, एमपी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसके बाद में अपन याद करेंगे धारा 7। धारा 7 में क्या लिखा गया था, धारा 7 में पदावधि, पदावधि कितनी होगी, पदावधि टर्म कितना होगा पदावधि, तो आपको ध्यान रखना है कि 5 साल होगी। और साथ में ये भी याद रखना है कि 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, भंग हो जाएगी। तो जो नए चुनाव होंगे, नए चुनाव वो कितने दिनों में होंगे, बताओ, 6 माह में। अर्थात आपको याद रखना है पदावधि में टर्म, तो नगरपालिका की पदावधि कितनी होगी, तो पदावधि 5 वर्ष होगी। और अगर बीच में भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो नए चुनाव कितने दिनों में करवाने पड़ेंगे, 6 माह में करवाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद अब धारा 3 में क्या लिखा गया था, नगरपालिकाओं का परिसीमन। धारा 4 में छूट लिखी गई थी, धारा 5 में स्थापना निगमन लिखा गया था, धारा 6 में संरचना लिखी गई है, 7 में पदावधि लिखी गई है, और 8 में लिखा गया कि नगरपालिकाओं का शासन नगरपालिकाओं के अध्यक्षों में निहित होगा। तो धारा 8 की बात कर लेते हैं अपन। धारा 8, धारा 8
धारा 8 में लिखा गया है कि नगर पालिकाओं का जो शासन है वो अध्यक्षों में निहित होगा। नगर पालिका, इसका मतलब यह है कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनका जो शासन है वो इनके अध्यक्षों के नाम पर किया जाएगा। इतना ही है। जैसे भारत में जो भी काम है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राज्य में जो काम है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, वैसे ही धारा 8 के अकॉर्डिंग नगर पालिका का जो कार्य है वो इनके अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष और नगर निगम के अध्यक्ष के माध्यम से किया जाएगा। अब धारा 9, धारा 9 का संबंध मैंने आप लोगों को बताया था वार्ड, वार्डों का विभाजन। वार्डों का विभाजन का मतलब 9 में, मतलब 9 वार्डों का विभाजन नहीं करना चाहिए, पर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब आपको ध्यान रखना है कि वार्डों का विभाजन क्यों किया जाएगा। तो ध्यान रखना है वार्डों का विभाजन, पहली बात तो कि निर्वाचन के लिए क्वेश्चन आए कि वार्डों का विभाजन किस धारा में लिखा गया? धारा 9 में लिखा गया है। नगर पालिका का शासन नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्य अध्यक्षों के माध्यम से किया जाएगा। किस में लिखा गया है? 8 में लिखा गया है। नगर पालिका की पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष की होगी। किस में लिखा गया है? ये 7 में लिखा गया है। तो वार्डों का विभाजन किस में लिखा गया है? वार्डों का विभाजन 9 में लिखा गया है। आपको क्वेश्चन पूछे कि क्यों किया जाएगा वार्डों का विभाजन, तो ध्यान रखना है वार्डों का विभाजन निर्वाचन के लिए किया जाएगा, निर्वाचन के पर्पज के उद्देश्य से किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये 9 में आपको इतना याद रखना है। 10 में याद रखना है वार्ड की अवधारणा, वार्ड अवधारण 10 में। देखिए वार्ड उदाहरण का मतलब होता है कि वार्डों को किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, क्यों डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वार्ड अवधारण धारा किस में है? धारा 10 में लिखा गया है। कौन करेगी वार्ड? जैसे मान लें कि वार्ड है तो वार्डों का विभाजन उदाहरण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। दूसरी बात, वार्डों में पर्टिकुलर वर्गों को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। तीसरी बात है, वार्डों का जो संख्या क्रम है वो किस डायरेक्शन से होगा? उत्तर पश्चिम सीमा कोण से, उत्तर पश्चिम सीमा कोण। इसका मतलब होता है कि इस प्रकार आपकी अगर ग्राम पंचायत या आपकी नगर पालिका है तो यहां से वार्ड गिनना शुरू करेंगे इस प्रकार। बात समझ में आ गई? तो वार्डों का जो संख्यांकन है वो उत्तर पश्चिम सीमा कोण से शुरू किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये होगी धारा 1 से लगाकर 10 तक याद। अब इसमें अपन ने पूरी एक डिटेल से क्लास ली है, पर आप लोगों को दिमाग में आ भी गया होगा। ये 1 शॉर्ट रिवीजन की क्लास है। ऐसा एक दिन पूरी लंबी क्लास लेके 1 से लेकर सारी धाराएं 344 तक भी अपन कर सकते हैं पूरा पढ़ाने के बाद में। फिर क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, आपके रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अब बात करते हैं धारा 11 की। धारा 11 की, धारा 11। देखिए धारा 11 का है कि नगर पालिका का निर्वाचन, 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, तो नगर पालिका का निर्वाचन धारा 11 में नगर पालिका निर्वाचन। सबसे पहले कि निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? अब बताओ चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आप लोगों को पता है चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, तो आप कहना राज्य चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। और इस राज्य चुनाव आयोग की डिटेल कहां पे लिखी गई है? 243 के में और 243 जेड ए में। अभी नहीं पढ़ना, ये अलग से एक क्लास लेंगे पूरी, उसमें आपको 74वां संविधान संशोधन पढ़ाया जाएगा। तो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाए जाएंगे। अगली बात, क्वेश्चन है कि इसकी अधिसूचना किसके द्वारा की जाएगी कि नगर पालिकाओं के चुनाव कब होंगे? तो अधिसूचना चुनाव आयोग नहीं करेगा, अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी। तो इसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार।
अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी। तो राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा, किस में लिखा गया है, धारा 11 में लिखा गया है। 11 का संबंध नगर पालिकाओं के निर्वाचन से है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, तो वोट देने सारे साथ साथ जाते हैं, 11 में लिखा गया है। इसके बाद आपको याद रखना कि जो अधिसूचना वो किसके द्वारा जारी की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना पब्लिश की जाएगी, प्रकाशित की जाएगी। 10 में क्या था, वार्ड की अवधारण, अर्थात वार्ड कैसे बनाए जाएंगे, वार्ड के उदाहरण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। वार्डों को क्यों बांटा जाएगा, निर्वाचन के ऑब्जेक्टिव, निर्वाचन के पर्पज के लिए बांटा जाएगा। वार्डों का जो संख्यांकन है कौन से शुरू होगा, उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा। वार्डों में आरक्षण के क्या प्रावधान, आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पे आरक्षण की डिटेल लिखी गई है, जैसे SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। ओबीसी का जो आरक्षण है वो 21% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये यहाँ पे मैंने टॉपिक क्लास में कहा ना कि आपको ये टॉपिक छोड़कर जब आरक्षण यहाँ पे पढ़ाएंगे 243D और 243T, उस टाइम पूरी डिटेल से आरक्षण का कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और ये रिवीजन क्लास तो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नगर पालिका का निर्वाचन किस में लिखा गया है, 11 में लिखा गया है। किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद में इसकी अधिसूचना किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा जारी की जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं धारा 12 पर, धारा 12 पर। अब खुद से भी आपको याद आ ही रहा होगा कि अच्छा धारा 12 का संबंध किससे, निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन लिखा गया था। ठीक है, तो धारा 12 लिखते हैं, निर्वाचन आयोग के कृत्यों या कार्यों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कार्यों को सौंपना, कार्यों को बांटना। निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन, इसका मतलब है कि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो तो एक सिंगल मेंबर बॉडी है, एक सदस्य की संस्था है। अब वो इतने सारे काम कैसे कर लेंगे, काम तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि काम बांटने पड़ेंगे, प्रत्यायोजित करने पड़ेंगे। तो ये जो कार्य है वो किस धारा के तहत प्रत्यायोजित किए जाएंगे, धारा 12 के तहत प्रत्यायोजित किए जाएंगे। अब प्रत्यायोजित हर किसी को नहीं कर देंगे, इसमें 2 अधिकारियों के नाम लिखे गए हैं कि इनको प्रत्यायोजित किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन किसको किया जाएगा, तो आपको याद रखना कि धारा 12 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कृत्यों का प्रत्यायोजन एक तो उप निर्वाचन आयुक्त को किया जा सकता है या निर्वाचन आयोग के सचिव को किया जा सकता है। तो 2 अधिकारी मैंने आपको बताया था, उप निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग के सचिव को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन निम्नलिखित में से किन अधिकारियों को किया जाएगा, तो वहां पे आपको क्रमशः ऑप्शन देगा, उप निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयोग के सचिव को, निर्वाचन आयोग के उप सचिव व निर्वाचन आयोग के आयुक्त को, जिला कलेक्टर व निर्वाचन आयोग के सचिव को, या फिर जिला कलेक्टर व मुख्य सचिव को। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 12 में लिखा गया कि निर्वाचन आयोग के कृत्यों का किस प्रकार से प्रत्यायोजित अर्थात किस प्रकार से कार्य बांटे जा सकते हैं। बांटे किसको जाएंगे, उप निर्वाचन आयुक्त को और निर्वाचन आयोग के सचिव को कार्य बांटे जाएंगे, असाइन किए जाएंगे। इसके बाद में 13 में मैंने आपको बताया कि 13 का मतलब 13 और 13 क्या करना था, 13 का मतलब यह था कि वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करनी थी। निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली का मतलब ये होता है कि जब भी आप वोट देने जाते हैं तो अपने पास में वोटर आई कार्ड होता है, और वो जो आई कार्ड है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, क्या योग्यता चाहिए, वो कहाँ पे लिखा गया है, वो लिखा गया धारा 13 में लिखा गया है। अर्थात 13 में 13 क्या बनेगा, वोटर आई कार्ड बनेगा। तो धारा 13 क्या है, 13 में निर्वाचक नामावली।
आपको ये ध्यान रखना है कि निर्वाचक नामावली किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा, बताया था आपको। और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। परामर्श किससे लिया जाएगा, राज्य सरकार से। यह आपको पिछली क्लास में बताया था। इसके साथ में बताया था किसका नाम निर्वाचन सूची में जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आपको एक तो एज का क्राइटेरिया ध्यान रखना कि कम से कम उसकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, और उसके बाद में मामूली तौर पर उस वार्ड में निवासी होना चाहिए। ये बात अपने पिछली क्लास में कर ली थी, पर फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। निर्वाचक नामावली, इसमें कितनी बातें ध्यान रखेंगे अपन, इसमें ध्यान रखेंगे कि निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है, तैयार कौन करेगा निर्वाचन नामावली। अगली बात, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता अर्थात वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की योग्यता क्या है। तो याद रखना निर्वाचक जो नामावली है वो तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, याद रखना निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ये अधिकारी का नाम आप याद रखना, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। ठीक, और क्वेश्चन ऐसा पूछे कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति राज्य चुनाव आयोग करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और परामर्श किससे लिया जाएगा, राज्य सरकार से। किसके परामर्श के बाद में, राज्य सरकार से। तो निर्वाचक नामावली तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास में है, आप कहना कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के। और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। किसकी सलाह पर, राज्य सरकार के परामर्श के बाद में। अब बात करते हैं योग्यता। तो योग्यता में आपको याद रखना है सबसे पहले तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कोई भी अगर निर्वाचन लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहता है तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात, आज मेरी क्या थोड़ी तबीयत खराब है, मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है तो मेरे फीवर आ रहा है, तो आपको ये भी थोड़ा सा लो फील भी लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा लो फील है, उतना एनर्जेटिक नहीं है। पर चूंकि क्लास लेनी जरूरी थी तो मैंने सोचा क्लास तो लेते हैं, थोड़ा सा आप मैनेज करना। आज योग्यता एज कितनी है, 18 साल। और उसके बाद लिखा गया कि वार्ड में मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए, वार्ड में मामूली तौर पर निवासी। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था मामूली तौर पर जो निवासी है उसका मतलब क्या होगा, मामूली तौर पर निवासी का मतलब ये होगा कि ऐसा व्यक्ति कम से कम उस वार्ड में निवास करना चाहिए। हो सकता है कि अभी वार्ड से अनुपस्थित हो, पर वार्ड में निवासी तो, वार्ड के निवासी तो होने जरूरी है ही। उसके बाद अगली बात ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है तो वो उस वार्ड के, उसका निर्वाचन लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कब्जा कर रखा हो, अर्थात अवैध कब्जे से कहीं रह रहे हो, तो वो वार्ड के निवासी नहीं माने जाएंगे। तीसरा, कोई होटल या हॉस्टल या फिर जेल, इनमें अगर कोई व्यक्ति वहां पे बंद है पर्टिकुलर उस जगह पर, तो ये नहीं समझा जाएगा कि ये इस वार्ड में रह रहा तो उसका इस वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाए। ये कहां पे लिखा गया है, धारा 13 में लिखा गया है। ठीक, अगली बात, तो धारा 13 में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है निर्वाचन सूची तैयार करने संबंधी धारा कौन सी है, तो आप याद रखें धारा 13 है। दूसरी बात, निर्वाचन जो सूची तैयार की जाती है वो किसके द्वारा तैयार की जाएगी, तो आपको याद रखना कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा तैयार की जाएगी। उसके बाद निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो याद रखना निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। और राज्य निर्वाचन जो आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, इन किसकी परामर्श लेंगे, ये राज्य सरकार की परामर्श लेंगे। उसके बाद में योग्यता क्या होगी नाम जुड़वाने के लिए, तो पहली योग्यता है कि उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरी, वो उस वार्ड पर मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। अब मामूली तौर पर निवासी के दो मीनिंग है, एक तो ये कि कौन निवासी नहीं समझा जाएगा और दूसरा कौन निवासी समझा जाएगा। तो बताओ कौन निवासी नहीं समझा जाएगा, तो आप कहना जो जेल में है, जो वहां पे हॉस्टल में रह रहे हैं, जो होटल में रह रहे हैं, वो नहीं समझे जाएंगे। और अगली बात, अगर कोई विकृत चित्त के हैं वो नहीं समझे जाएंगे। और अगली बात ये है कि जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा वो नहीं समझे जाएंगे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं धारा 14 की। और धारा 14 में है पंजीकरण के लिए क्या क्या अयोग्यताएं होनी चाहिए।
अयोग्यताएं। पंजीकरण अयोग्यताएं, इसका मतलब होता है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। ये धारा 14 में पंजीकरण की अयोग्यता के बारे में लिखा गया है। पहली बात तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं हो, अर्थात भारत का नागरिक नहीं हूं, दूसरा कोई विकृत चित्त का हो, विकृत चित्त, विकृत चित्त का मतलब होता है कि मेंटली डिस्कार्ड हो। इसका मतलब ये है कि दिमाग से कुछ प्रॉब्लम हो और उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। अगला कि जिन्होंने कोई भ्रष्ट आचरण किया हो, अर्थात भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण में सारी बातें आ गई, कोई अपराध भी आ गया इसमें, और आप पर कोई मुकदमा, वो भी सारा कुछ आ गया। इस प्रकार की अगर आपके पास अयोग्यता है तो वो निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने के लिए क्या समझे जाएंगे, अयोग्य समझे जाएंगे, वो लायक नहीं समझे जाएंगे। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने निर्वाचन सूची में नाम जुड़वा लिया और उसके बाद उसने कुछ मर्डर कर दिया किसी का, वो जेल में चले गए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस प्रकार के व्यक्ति का नाम निर्वाचन सूची से हटा दिया जाएगा। ये किस में लिखा गया है, धारा 14 में, पंजीकरण की अयोग्यता। बात समझ आ गई। अब लिखा गया है कि मिथ्या घोषणा किस प्रकार से हो सकती है, तो धारा 15, धारा 15 मिथ्या घोषणा। देखिए मिथ्या घोषणा का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि किसी ने झूठ बोलकर निर्वाचन सूची में अपना नाम जुड़वा लिया कि साहब मेरा नाम जोड़ दो और मैं तो इसी वार्ड का निवासी हूं, और मान लेते हैं कि वो है ही नहीं, भारत के नागरिक नहीं थे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और उसने या किसी ने अपराध किया हो और वो रिवील नहीं किया हो, प्रकट नहीं किया हो, झूठा नाम जुड़वा लिया, या जिनकी उम्र पूरी नहीं हो वो उन्होंने नाम जुड़वा लिया, तो लिखा गया कि ऐसे लोगों पर 1 वर्ष तक जेल में ले जाया जा सकता है और 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो मिथ्या घोषणा का मतलब होता है कि गलत जानकारी देकर, गलत जानकारी द्वारा, गलत जानकारी देकर निर्वाचन सूची में नाम जुड़वाना। इस पर जुर्माना क्या होगा, सजा क्या होगी, 1 वर्ष, और जुर्माना 2 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये धारा 15 हो गई अपनी। आप लोग एंजॉय तो कर रहे हैं क्या या बोर लग रहा है? हाँ सुनते जाइए और कैसे भी करके एक बार सुन लीजिए, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, धाराएं भूल चुके होंगे। अब बात करते हैं धारा 16 की, धारा 16 धारा 16 में लिखा गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसका मतलब ये है कि चुनाव के संचालन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। धारा आपको याद करनी, धारा 16 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे और इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, इनकी नियुक्ति राज्य चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी, पर परामर्श किससे लिया जाएगा, राज्य सरकार से। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। और परामर्श किससे लेंगे, परामर्श लिया जाएगा राज्य सरकार से। राज्य सरकार से। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग, परामर्श राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद में धारा 17, धारा 17 यहां पे लिखा गया है जिला निर्वाचन अधिकारी।
जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी इनकी नियुक्ति, देखिए नियुक्ति में मैंने आपको बताया था कि जहां जहां पे राज्य निर्वाचन आयोग आएगा, नियुक्ति निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। परामर्श किससे लिया जाएगा? राज्य सरकार से। तो नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग और परामर्श राज्य सरकार से लिया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि धारा 18 की। धारा 18 बहुत आसान है। इसका मतलब है कि स्थानीय प्राधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध करवाना। इसका मतलब इतना है कि जब भी चुनाव होंगे तो चुनाव के समय में जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, अर्थात चुनाव में ड्यूटी रहेगी। धारा 19 में क्या लिखा गया है? धारा 19 में लिखा गया है कि चुनाव आयोग पर प्रतिनियुक्ति। इसका मतलब यह है कि जो भी कोई एम्प्लॉय, जो कर्मचारी होते हैं, वो अगर चुनाव आयोग में जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी होती है तो उनको चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर समझा जाएगा। ठीक है। इसके बाद में धारा 20 में लिखा गया था कि निर्वाचन नामावली तैयार करने में पदीय कर्तव्य। मतलब इसका यह है कि अगर निर्वाचक की नामावली तैयार कर रहे हैं और उस निर्वाचन नामावली तैयार करने में कोई भी अधिकारी है, उसने अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं किया है, अर्थात कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती है, तो सजा 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माना 1000 से 2000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? ये 20 तक अपनी धारा पूरी हो गई। तो धारा 1 में क्या है? धारा 1 का संबंध किससे है? संक्षिप्त नाम प्रसार कब से लागू होगा? धारा 2 में परिभाषाएं हैं। धारा 3 में क्या लिखा गया है? धारा 3 में नगर पालिकाओं का परिसीमन लिखा गया है। परिसीमन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसके माध्यम से? राजपत्र में अधिसूचना, गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसके बाद अगली बात, अगर कोई नगर पालिका है उसको 2 को जोड़कर 1 बना सकते हैं, सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, नगर पालिका में किसी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है, क्षेत्र को अपवर्जित किया जा सकता है। अगर क्षेत्र शामिल कर रहे हैं तो नए जो सदस्य हैं उनका चुनाव 6 माह में करवाना पड़ेगा, अन्य सदस्यों को हटा दिया जाएगा। हटाने के लिए कोई सीमा नहीं लिखी गई है। इसके बाद में फंड के प्रावधान, मैंने आपको बताया था कि अगर नगर पालिका समाप्त करें, फंड राज्य सरकार में निहित हो जाएगा। बड़ी नगर पालिका मिला रहे, बड़ी नगर पालिका में निहित हो जाएगा, और अगर स्थानीय प्राधिकारी मिला तो स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएगा। इसके बाद अपन ने बात करी थी गांव के बारे में कि अगर कोई गांव नगर पालिका नहीं रहे तो गांव नगर पालिका नहीं रहेगा तो ग्राम पंचायत काम करना बंद कर देगी, और अगर गांव को ही नगर पालिका घोषित कर रहे हैं तो उसके सदस्य, उसके जो वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच है वो सभापति, उप सभापति और सदस्य बन जाएंगे। और अगर गांव के क्षेत्र को नगर पालिका में मिला रहे हैं गांव को, तो फिर यहाँ पे जो इसके जो सदस्य वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच है, वहां पे अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। इसके बाद में 4 में मैंने आपको बताया था कि कुछ उपबंधों से छूट दी जा सकती है राज्य सरकार चाहे तो। इसके बाद में 5 में अपन ने डिस्कस किया था कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन। तो नगर पालिका की स्थापना संक्रमणशील क्षेत्रों में, छोटे शहरों में नगर पालिका परिषद बनेगी, बड़े में नगर निगम बन जाएगी। राज्य सरकार चाहे तो विकास प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं और राज्यपाल चाहे तो यहाँ पे एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसके बाद में धारा 6, इसमें नगर पालिका की संरचना लिखा गया है। नगर पालिका की संरचना में सबसे पहले वार्ड होंगे। इसमें आपको मैंने बता दिया कि सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य होंगे। वार्डों की संख्या न्यूनतम 13 होगी, और जो पदेन सदस्य हैं वो एमएलए एमपी होंगे। एमएलए को वोट डालने का अधिकार है, एमपी को वोट डालने का अधिकार नहीं है। इसके बाद में मनोनीत सदस्य होंगे, उनकी संख्या 4 होगी या निर्वाचित का 10% होगा। इसके बाद में धारा 7 में अपन ने पदावधि के बारे में देखा था। कितनी पदावधि होगी? 5 वर्ष की होगी। 5 वर्ष से पहले अगर भंग हो जाती है तो 6 माह में पुनः चुनाव कराने पड़ेंगे। इसके बाद में धारा 8 देखी। धारा 8 में लिखा गया था कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके जो अध्यक्ष हैं इनके माध्यम से शासन किया जाएगा। धारा 9 में अपने वार्डों के बारे में देखा। धारा 10 में वार्ड अवधारण के बारे में देखा। राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, आरक्षण पर्टिकुलर वार्ड में दिया जाएगा। वार्डों का चक्रानुक्रम कैसे, उत्तर पश्चिम सीमा कोण से शुरुआत की जाएगी। धारा 11 में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन लिखा गया था। निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा, अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य निर्वाचन 12 में राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन लिखा गया है। प्रत्यायोजन किसको किया जाएगा? 2 अधिकारियों किया जाएगा। पहले अधिकारी कौन होंगे? उप निर्वाचन आयुक्त होंगे, और दूसरे अधिकारी कौन से होंगे? निर्वाचन आयोग के सचिव होंगे। इसके बाद में धारा 13
प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार किसके द्वारा की जाएगी? निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा की जाएगी। और निर्वाचन जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। किससे एडवाइस लिया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा एडवाइस लिया जाएगा। इसके बाद में योग्यता क्या होगी? 18 वर्ष होनी चाहिए और वार्ड में मामूली तौर पर निवासी होना चाहिए। मामूली तौर पर निवासी किससे समझा जाएगा? मामूली तौर पर निवासी किसे नहीं समझा जाएगा? उनको नहीं समझा जाएगा जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, जो हॉस्टल में रहते हैं, होटल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, या फिर जेल में रहते हैं। किससे समझा जाएगा? एमएलए एमपी उनको समझा जा सकता है, या फिर अनुपस्थित है उनको समझा जा सकता है, चूंकि वार्ड के निवासी हैं। इसके बाद में 14 में पंजीकरण की अयोग्यताएं। उसमें लिखा गया कि कोई भारत का नागरिक नहीं हो, या फिर विकृचित का हो, या फिर भ्रष्टाचार किया हो। अगर कोई झूठ बोल देता है, मिथ्या घोषणा करता है धारा 15 के तहत, तो 1 वर्ष तक की सजा हो जाएगी, 2 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना हो जाएगा। फिर धारा 16 में 2 और 17 में 2 अधिकारियों के नाम लिखे गए। धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम लिखा गया है और धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी का नाम लिखा गया है। मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श पर निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी। और जिला निर्वाचन अधिकारी है, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? निर्वाचन आयोग के द्वारा। किससे परामर्श लिया जाएगा? राज्य सरकार से परामर्श लिया जाएगा। कार्य क्या करेंगे? जिले में चुनाव का संचालन करना, निर्वाचक की नामावली तैयार कर देना, इसके बाद में चुनाव का प्रभावी संचालन करना, आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना, निर्वाचन अपराधों को रोकना, इस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। इसके बाद में धारा 18 में कि कुछ कर्मचारी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आपने देखा होगा कि इलेक्शन टाइम में ड्यूटी लगती है। 19 में कि अगर इस प्रकार के कर्मचारी लगाए गए तो वो समझे जाएंगे कि अब वो चुनाव आयोग पर प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं, छुट्टी भी चुनाव आयोग से लेनी पड़ती है उनको। 20 में कि निर्वाचक नामावली तैयार करने के संबंध में जो भी सरकारी कार्मिक लगे गए, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर ले, 20 बिस्किट बीच में खाने लग गए, तो फिर सजा होगी, 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माना है वो 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। इसके बाद में धारा 21 20 तक हो गया। धारा 21 पर बात करते हैं। 21 में ज्यादा तो कुछ खास नहीं। 21 में लिखा गया सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या अहर्ता होनी चाहिए। धारा 21 इसमें लिखा गया है 21 में कि अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, अगर कोई सदस्य मतलब सदस्य के रूप में किसी अहित समझाया कि अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपको पता है कि उसकी योग्यता होनी चाहिए कि उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, तो आपको पता है। दूसरी बात, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। तो दूसरी योग्यता क्या है? वोटर लिस्ट में नाम। वोटर। तीसरी जो इंपॉर्टेंट योग्यता है वो ये है कि अगर वो आरक्षित वर्ग से है, जैसे अगर कोई आरक्षित वर्ग से सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, कोई ओबीसी एससी एसटी चुनाव लड़ना चाहता है तो उसी वर्ग का होना चाहिए। अगर कोई महिला सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके महिला होना जरूरी है। तो तीसरी बात क्या है? आरक्षित सीट पर और महिला सीट पर, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई महिला सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, ऑब्वियसली बात है उसका महिला होना जरूरी है। अगर कोई आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका उस आरक्षित वर्ग से होना जरूरी है। उसका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। न्यूनतम उम्र उसकी 21 वर्ष होनी जरूरी है। ठीक। इसके बाद में अपने धारा 21 के भी पढ़ी थी। 21 के में लिखा गया था कि कुछ स्थानों के लिए निर्वाचन करने के लिए कुछ विशेष योग्यताओं की जरूरत है। तो 21 समझ गए होंगे। सदस्य बनने के लिए अहित कौन व्यक्ति होगा? सदस्य बनने के लिए अहित वो व्यक्ति होगा जिसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तीसरा, आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है आरक्षित वर्ग से होना चाहिए। महिला सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है उसका महिला होना जरूरी है। अब बात करते हैं धारा 21 की। 21 क्या लिखोगे? निर्वाचन के लिए विशेष योग्यता।
ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। विशेष योग्यता अर्थात एक चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति के पास राज्य सरकार चाहे तो कुछ विशेष योग्यताएं घोषित कर सकती है। उस विशेष योग्यताओं में पहले जो विशेष योग्यता वो ये है कि उसकी जो उम्र है वो 21 से 35 होनी चाहिए। अर्थात जवान लोगों को लेंगे, जिसकी उम्र 21 से 35 वर्ष है उसी को लिया जाएगा। ये विशेष योग्यता निर्धारित कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं सब सारी सीटों पर विशेष योग्यता घोषित कर दी तो फिर जो 35 के ऊपर के वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। तो दूसरी बात है कि अगर कोई आरक्षित सीट है, SC, ST या OBC, इनसे अगर कोई आरक्षित सीट है तो वहां पे प्रत्येक वर्ग के लिए 2 स्थान फिक्स कर दिए जाएंगे। 2 स्थान से ज्यादा नहीं होंगे, 2 स्थान। बात समझ में आ गई? अर्थात SC, ST और OBC अगर इनसे संबंधित कोई व्यक्ति है और वो उनसे संबंधित कोई सीट आरक्षित की गई है और उनके लिए स्थान फिक्स करने हैं तो केवल 2 स्थान विशेष योग्यता के तहत फिक्स किए जाएंगे। जैसे SC के लिए मान लो 5 सीटें आरक्षित हैं, 5 सीटों पर आरक्षण मिला हुआ है SC को कि ये SC के लिए 5 सीटें, इनमें से 2 स्थान हो सकता है विशेष योग्यता से भरे जाएं। ऐसे ही ST के 2 स्थान हो सकता है विशेष योग्यता से भरे जाएं, OBC के हो सकता है 2 स्थान विशेष योग्यता से भरे जाएं। ठीक है। पर तीसरी बात यह कि अगर SC, ST, OBC के स्थान ही 3 से कम आरक्षित हैं, स्थान 3 से कम आरक्षित हैं, तो वहां पे केवल 1 सीट होगी। खिचड़ी नहीं करना है। मतलब ये है उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए विशेष योग्यता में। दूसरी बात SC, ST, OBC इनके लिए जो आरक्षित सीटें तो 2 से ज्यादा विशेष योग्यता से नहीं भरेंगे। मान लेते हैं कि SC, ST, OBC की यहाँ पे SC की 5 सीटें गई थी, मान लेते हैं सीट यहाँ पे 3 या 3 से कम है तो केवल 1 सीट होगी। बात समझ में आ गई? और अगली बात यह कि अगर कोई अनारक्षित सीट है, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड सीट है और उनकी संख्या 5 से कम है तो फिर वो उनके लिए भी तो सीट अगर ऐसा फिक्स करेंगे विशेष योग्यता से 1 ही सीट फिक्स करेंगे। अर्थात मुझे पता है खिचड़ी हो रहा है आप लोगों की, इसको ठीक से समझाने दो वापस। आपको क्वेश्चन याद रखना है कि एक ही उपधारा अभी तक अपने पढ़ी है वो केवल 21 का 1 से लेकर 50 तक किसी में उपधारा नहीं आई है। इस प्रकार की सेक्शन आ सकते हैं, सब सेक्शन आ सकते हैं, पर ये उपधारा नहीं है कोई भी। 21 का 21 का में लिखा गया है विशेष योग्यता। पहली क्या होगी? पहली होगी कि उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 से 35 के बीच होनी चाहिए। दूसरी बात SC, ST और OBC इनके लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनमें सारी विशेष योग्यता से नहीं भर देंगे। इनमें 2 सीटें यहां से, 2 सीटें यहां से, 2 सीटें यहां से, इतनी सीट भरी जा सकती है विशेष योग्यता से। पर मान लो कोई स्थान ऐसे हैं जहां पर SC, ST, OBC की सीटें 3-3 ही आरक्षित हैं, तो अगर SC, ST और OBC इनके लिए जो टोटल सीटें, कुल सीटें आरक्षित, उनकी संख्या 3 या 3 से कम है तो केवल 1 सीट भरेंगे, तो केवल 1 सीट भरी जाएगी। अब बात जनरल वालों की कर लेते हैं। तो जनरल में अगर 5 से कम अनारक्षित सीटें तो फिर 1 सीट भरी जाएगी विशेष योग्यता से। हाँ, अगर 5 से ज्यादा है, जैसे 15 सीटें हैं तो फिर 5 पर 1, 10 पर 2 और 15 पर 3 सीट भरी जा सकती है। क्या ये रामायण याद रखनी है? नहीं याद रखनी है। क्यों? क्योंकि कोई ज्यादा काम का नहीं है। पर फिर भी मैंने आपको विशेष योग्यता बता दी, किस में लिखी गई? 21 कैम में लिखी गई है। बात समझ में आ गई? अब करते धारा 22 की बात। धारा 22, धारा 22। धारा 22 देखिए, धारा 22 में लिखा गया, धारा 22 में 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 से अधिक स्थानों से निर्वाचन प्रतिबंध, निर्वाचन लड़ने पर या निर्वाचन पर प्रतिबंध है।
बस इसका मतलब इतना ही है, इसको बस समझ लो। इसका मतलब इतना ही है कि कोई व्यक्ति है वो एक से अधिक स्थानों पर अर्थात एक से ज्यादा स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। एमएलए एमपी जो है वो 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकते हैं, आपको पता है 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। पर स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इसमें जो कोई सदस्य है वो एक से ज्यादा स्थान पर चुनाव नहीं लड़ेगा। तो क्या फॉर्म भर सकता है? क्या फॉर्म भर सकता है। जैसे जिस दिन चुनाव के लिए फॉर्म भरे जाते हैं उस दिन वो हो सकता है कि 5 जगह से फॉर्म भर दे, साहब मैं 5 वार्डों से चुनाव लड़ूंगा। पर जिस दिन निर्वाचन, आप कहते हैं कि आज नाम वापस लेने का अंतिम तारीख है, तो जिस दिन नाम वापस लेने की जिस दिन अंतिम तारीख हो, अगर उस तारीख को 3 बजे तक वो एक स्थान से छोड़कर बाकी स्थानों से नाम वापस नहीं ले लेता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपना नाम वापस ले लिया, अर्थात उसका निर्वाचन लड़ना ही शून्य घोषित हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? ये आपको क्वेश्चन में एग्जाम में फंसा सकता है। तो प्रतिबंध, तो क्या फॉर्म नहीं भर सकता? क्या, बहुत देसी भाषा में लिख रहा हूं, फॉर्म शब्द, क्या फॉर्म नहीं लगा सकता? क्या लगा सकता है। पर जिस दिन फॉर्म लेने की वापस दिनांक हो, जिस दिन नाम वापस लेने की दिनांक हो, नाम वापस लेने की दिनांक हो, उस दिन 3 बजे तक अगर उसने अपना नाम वापस नहीं लिया तो ऑब्वियस ही बात है कि यह समझ लिया जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपना नाम क्या ले लिया, वापस ले लिया है। ये किस में लिखा गया है? ये धारा 22 में लिखा गया है। तो 22 में 2 आ रहा है, तो मतलब एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं धारा 23 की, 23 की। धारा 23 यानो ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध। इसका मतलब यह है कि जब भी इलेक्शन होते हैं उस समय इस धारा में यह लिखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं उस समय में यान ध्वनि विस्तारक आदि हैं उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कि मतलब आप ओबीसी बात है, एक साइड में चुनाव चल रहे हैं, एक साइड में आप जोर जोर से लाउड स्पीकर लेकर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम पुकार रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और मान लेते हैं कि इसका कोई उल्लंघन करता है, उल्लंघन, तो याद रखना उस पर 2000 रुपए का जुर्माना, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, 2000 का जुर्माना। और अगली बात, 6 वर्ष तक चुनाव प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अर्थात 2000 रुपए का जुर्माना और 6 वर्ष तक चुनाव प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये हो गई अपने धारा 23। अब बात करते हैं धारा 24। धारा 24 में सदस्यों के लिए चुनाव के लिए साधारण निहरताएं। तो धारा 24 आज या तो 25 तक ही कर लें क्या? आज यार मेरे थोड़ा फीवर है और उस आउटपुट से मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, 25 तक कर लेते हैं, 1 से 25 तक होगी, एक क्लास 1 से 25 तक की और कर देंगे। अब यार बात करते हैं धारा 24 की। तो धारा 24 में अपन ने बात करी थी सदस्यों के लिए साधारण निहरताएं क्या क्या होंगी, अर्थात कोई भी सदस्य जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए साधारण निहरताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो आपको बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई थी, वो कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, नौकरी से उसको मतलब निकाला नहीं गया होना चाहिए, 1954 का एक्ट आपको बताया था, 1973 का एक्ट बताया था, उसके तहत अगर कोई भी इस प्रकार की गड़बड़ी करता है तो वो चुनाव के लिए निरर्थ घोषित हो जाएगा। ये अपने 24 में बात की थी। 25 में अपन ने बताया था कि मतदान का अधिकार है, धारा 25, धारा 25 धारा 25 निर्वाचन का अधिकार, इसका मतलब है कि मतदान का
इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है उसको मतदान देने का अधिकार होगा, अर्थात वोट देने का अधिकार होगा, ये उसका राइट है। पर मान लेते हैं कि अगर कोई सदस्य है जो पहली बात तो कि वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, वो पंजीकृत नहीं है, या फिर अन्य प्रशासन के तहत उसको डिबार किया गया है, तो मत देने का उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया? ये धारा 25 में लिखा गया है। ठीक है, आज 1 से 25 तक ही करेंगे क्योंकि आज ठीक नहीं है मामला। तो नेक्स्ट अपन 26 से लगाकर 50 तक एक क्लास और करेंगे, और उस क्लास में अपन लोग करने वाले हैं धारा 26 से 50 तक, और 1 से 25 तक एक बार वापस से बोलेंगे, और फिर 26 से लेकर 50 तक की क्लास हो जाएगी। आई होप आप लोगों को उस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट में एक ही बात है आपको, क्योंकि क्लास में आप लोगों ने सारी क्लासेस जो देख रहे हैं आपको याद भी हो रहा है, आप ठीक से एंजॉय भी कर रहे हैं, पर कई बार क्या कि क्लास डालते हैं तो व्यूज कम आते हैं। तो व्यूज कम आने का मतलब ये होता है कि टीचर की क्वालिटी पर ऐसा होता है कि नहीं ऐसे ही होंगे, इसलिए अब कौन ही देखेगा क्लास। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको लगता है कि नहीं बहुत क्वालिटी से पढ़ाया जा रहा है और बहुत उच्च क्वालिटी का कंटेंट है, तो फिर आप लोग थोड़ा शेयर इसको कर सकते हैं, ताकि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो किसी दूसरे को ये लगे कि हाँ इतना अच्छा व्यूज है तो इसका मतलब बहुत अच्छा कंटेंट होगा। लगता है आपको तो ही, अदरवाइज ऐसे मोटिवेट होके मत करना कि नहीं ऐसे अब इन्होंने कहा तो कर दिया। आपको लगता है कि हाँ बढ़िया है तो फिर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।